Hi guys, so today we are going to study the poem A Thing of Beauty, which has been written by a very famous poet who goes by the name John Keats. तो हमारी जो ये पोएम है A Thing of Beauty, ये एक बहुत ही बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है. दिस इज नॉट द एंटायर पोएम. ये किसी एक बड़ी पोएम से एक्सट्रैक्ट की गई है और वो बड़ी पोएम का नाम है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, जो जॉन कीट्स ने लिखी थी एंड द ईयर 1818 में पब्लिश की थी, विच मीन्स दिस इज ऑलमोस्ट 200 years ओल्ड. येट ये जो पोएम है ये काफ़ी फेमस है. इसकी काफ़ी सारी लाइंस यूज़ होती है एज कोट्स इन मूवीज एंड टीवी सीरीज, एंड जॉन कीट्स वाज वन ऑफ द वेरी फेमस पोएट्स ऑफ हिज टाइम. तो लेट्स टॉक अबाउट द पोएम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. जो बेसिकली लार्जर पोएम है इंडीमियन, वो 4 बुक्स में लिखी गई थी. हर बुक में करीब करीब 1000 लाइन्स थे, और हमारी जो पोएम है वो सिर्फ 24 लाइन्स की है. और एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस इन्हीं 24 लाइन्स से शुरू होती है. मतलब हमारी पोएम एंडीमियन की फर्स्ट ओपनिंग 24 लाइन्स है, जिसे हमने सिलेबस में इंक्लूड करके एक अलग नाम दिया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी. थोड़ा बैकग्राउंड लेते हैं जो एंडीमियन पोएम है वो किस बारे में है, ताकि हमें हमारी अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम का भी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल जाए. तो एंडीमियन एक कैरेक्टर है, वो शेफर्ड है जो माउंट लैटमॉस में रहता है. माउंट लैटमॉस एक जगह है एंशंट ग्रीस में. ये सेटिंग थी इस पोएम की. 1818 में लिखी गई है, इसलिए काफ़ी पुरानी कहानी है जो इस पोएम के द्वारा पोएट बताते हैं. In the world imagined by John Keats, the stage is not only occupied by humans but also by gods and goddesses. तो इस पोएम में सिर्फ इंसान मौजूद नहीं है. जो भी पोएम लिखी गई है उसमें इमेजिनेशन में पोएट ने इंसान एंड जो भगवान देवता देवियाँ होती है वो सब एक ही जगह रहती है, ऐसा इमेजिन किया है. हमारे जो कैरेक्टर है एंडीमियन, वो अपनी सिस्टर पियोना से कन्फेस करते हैं कि उन्हें एक देवी दिखती है, गॉडेस दिखती है सपने में, और जिनसे प्यार हो गया है एंडीमियन को. फिर आगे जाके 4 बुक्स में जो लिखी गई कहानी है उसमें एंडीमियन को फाइनली गॉडेस वो ढूंढने निकलते हैं उसको, और वो उनको मिल जाती है. ये गॉडेस के कई सारे नाम हैं, बट हम जिस नाम से इनको जानते हैं वो नाम है सिंथिया. द गॉडेस इज सिंथिया, एंड शी इज बेसिकली द गॉडेस ऑफ द मून और द मून गॉडेस. उसके बाद जब सिंथिया एंड एंडीमियन मिलते हैं तो सिंथिया भी अपना लव कन्फेस करती है, बट कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम एक मॉर्टल बीइंग हो, तुम एक इंसान हो और मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग, मतलब मैं एक देवता देवी हूँ मैं, तो हम साथ में नहीं रह सकते. बट एंड में इस रोमांटिक कहानी के एंडीमियन को वो भी प्रिंसेस जो जो गॉडेस है वो एंडीमियन को भी एक स्पिरिचुअल बीइंग बना देती है, और दोनों जाके फिर हेवन में साथ में रहते हैं. तो ये पूरा स्ट्रक्चर है कहानी का, जिसमें स्टार्टिंग में जितने भी लाइंस दी गई है वो हमें एक बेसिक आइडिया देती है पोएट ब्यूटी को क्या समझता है. फिर आगे जाके ऑब्वियसली देयर इज अ सेपरेट स्टोरी दैट बिगिंस, but the first 24 lines very abstractly talk about the idea of beauty in this romantic story. We'll start with the explanation. On the right side of your screen, you can see a screenshot of the poem from the book. On the left side, you can see line-wise explanation which has been given both in English and Hindi. So the first line of the poem A Thing for Beauty is, a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. So the first 5 lines of the poem are what I've just read. We'll start with the explanation of the first line, which says, a thing of beauty is a joy forever. Now, joy means happiness. द पोएट जॉन कीट्स यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो खूबसूरत चीज़ें होती है या जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है वो हमेशा हैप्पीनेस देती है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. जो पोएट है वो आगे कहते हैं कि जो भी खूबसूरत सुंदर चीज़ें हैं इस दुनिया में, उनकी खूबसूरती या उनकी लवलीनेस, लवलीनेस मीन्स उनकी ब्यूटी, उनकी सुंदरता कभी भी कम नहीं होगी या कभी भी शून्य ज़ीरो नहीं हो जाएगी.
इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस मतलब जो हो ही ना। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ब्यूटीफुल थिंग्स की जो ब्यूटी है या जो उसकी लवलीनेस है वो ज़ीरो हो जाए। वो हमेशा बढ़ती ही रहेगी। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। पोएट आगे कहते हैं कि जो जितने भी ब्यूटीफुल थिंग्स होते हैं, दे आर लाइक अ बावर फॉर अस। बावर का मतलब होता है अ शेडी ट्री। एक शेड जो देता है उसे कहते हैं बावर। तो सुंदर चीजें, खूबसूरत चीजें इस दुनिया की हमें एक छाया देते हैं, हमें एक शेड देते हैं, जिसके नीचे इंसान जो है वो एक सुंदर स्लीप निकाल सकता है। अ स्लीप दैट इज फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो पोएट कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल थिंग्स को वो कंपेयर कर रहे हैं विद अ शेडी ट्री, जिसके नीचे इंसान आराम से सो सकता है। ही कैन सी स्वीट ड्रीम्स, उसको अच्छी हेल्थ मिलेगी सो के, एंड क्वाइट ब्रीदिंग मतलब रिलैक्सेशन। हम कब धीरे धीरे सांस लेते हैं? जब हम रिलैक्स्ड होते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, हमारी गुड हेल्थ होती है और हम स्वीट ड्रीम्स देख सकते हैं, ऐसी नींद हमें मिलेगी अराउंड ब्यूटीफुल थिंग्स। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. अब पोएट कह रहे हैं कि therefore on every morrow, morrow is old English for the word tomorrow. Every tomorrow मतलब हर दिन, तो बेसिकली इसका ट्रांसलेशन इज एवरी डे। इंसान हर दिन आर वी रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है टू फॉर्म अ लेयर और टू सम सॉर्ट ऑफ अ ब्लैंकेट और अ कवर। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। हम हर रोज, इंसान हर रोज एक ऐसा फ्लावरी बैंड मतलब अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन। बैंड मीन्स अ कनेक्शन। हम लोग अर्थ पे जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स है उसके साथ रोज एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन बना रहे हैं। आर वी रीडिंग अ फ्लावरी, रीडिंग मतलब बनाना, अ कवर बनाना। तो एक फ्लावरी बैंड, एक बॉन्ड जैसा हम इंसान हर रोज अर्थ के साथ बनाता है। Spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. पोएट इसके बाद कहता है, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। स्पाइट इज ओल्ड इंग्लिश फॉर द वर्ड इंस्पाइट। हमें याद रखना है कि ये पोएम 200 साल पहले लिखी गई थी, विच इज वाई द इंग्लिश यूज्ड इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का यूज किया गया है जिसमें वर्ड्स ऐसे लिखे जाते थे। स्पाइट इज शॉर्ट फॉर इंस्पाइट। इंस्पाइट मतलब इसके बावजूद। तो डिस्पोंडेंस का मतलब होता है डिप्रेशन या सैडनेस, दुखी रहना या थोड़ा दुख का माहौल। तो पोएट कह रहे हैं कि जितना भी दुख है इस दुनिया में, जितना भी इनह्यूमन डर्थ, डर्थ मतलब कमी, इनह्यूमन मतलब क्रूअल, ऑफ नोबल नेचर्स। नोबल का मतलब होता है वर्चुअस, जो सही हो। तो पोएट कह रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत ही एक कमी है अच्छे लोगों की। डिप्रेशन है, दुख है। ग्लूमी डेज मतलब सैड डेज, कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जब इंसान खुश नहीं होता। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज। अनहेल्दी जो हमारी हैबिट्स होती है, और ओवर डार्कन्ड मतलब हमारे जो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। इन सब के बावजूद, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. पोएट कहते हैं कि इस सब के बावजूद, ये जितना भी दुख, दर्द, खराब चीजें हैं इस दुनिया में, जितनी नेगेटिविटी है, उसके बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मतलब खूबसूरती, ब्यूटी इन सम फॉर्म और द अदर, किसी ना किसी रूप में हमें हमारे डार्क स्पिरिट्स, हमारी डार्क स्पिरिट्स का यहाँ पे मतलब है हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारी मायूसी, इस सब से हमें दूर लेके जाती है। मूव्स अवे द पॉल। पॉल का मतलब है जो इफेक्ट हुआ इस सब का, वो हमसे दूर लेके जाती है। इसके बाद वाली लाइन में पोएट ने पहली बार बताया है कि पोएट के अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल थिंग्स क्या होती है। अभी तक हम लोग सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से ब्यूटी की बात कर रहे थे, बट पोएट ने बताया नहीं था एग्जैक्टली उनको कौन सी चीज़ें ब्यूटीफुल लगती है।
इस लाइन में बताया गया है, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। तो पहले तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो आता है, जो हम ये लाइन पढ़ के सोचते हैं, वो है नेचर। जितनी भी चीज़ें पोएट ने बताई है वो सारी नेचर से रिलेटेड है। जैसे कि सन मतलब सूरज, मून मतलब चाँद, ट्रीज़ ओल्ड एंड यंग मतलब जो बहुत बड़े झाड़ भी होते हैं और जो छोटे झाड़ या जो छोटे पौधे होते हैं वो भी। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, स्प्राउटिंग का मतलब होता है टू गिव, टू ग्रो या टू डेवलप, मतलब उगना या बढ़ना। अ शेडी बून, शेडी मतलब वो चीज जो हमें छाया देती है, शेड देती है। एंड बून का मतलब इंग्लिश में होता है सम सॉर्ट ऑफ अ गिफ्ट, हिंदी में बोले तो कोई वरदान। तो पोएट कहना चाहते हैं कि हमारे अराउंड ऐसी कई सारी ब्यूटीफुल चीजें हैं, सच एज द सन, द मून, पेड़ पौधे, जो हमें छाया का वरदान देती है। अब हम लाइन 15 टू लाइन 19 पढ़ेंगे। For simple sheep and such are daffodils, with the green world they live in, and clear rills, that for themselves a cooling covert make, 'gainst the hot season the mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। पोएट और चीज़ें बताते हैं जो उनके अकॉर्डिंग नेचर में पाई जाती है, एंड विच आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, या जो खूबसूरत चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट। फर्स्ट इज द सिंपल शीप, शीप मतलब भेड़, और सिंपल मतलब मासूम। यहाँ पे सिंपल शीप, जब पोएट कहते हैं तो वो सिर्फ शीप नहीं मीन करते, बट ही इंक्लूड्स ऑल द एनिमल्स इन इट। जो जितने भी एनिमल्स नेचर में पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट आर ब्यूटिफुल थिंग्स। एंड सच आर डैफोडिल्स। डैफोडिल इज अ टाइप ऑफ अ फ्लावर। इट्स अ वेरी ब्राइट येलो कलर फ्लावर होता है, बहुत सुंदर होता है। यहाँ पे अगेन ऑथर स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देते हैं, बट दे आर ऑल मेटाफर्स फॉर अ लार्जर मीनिंग। इसका मतलब पोएट के अकॉर्डिंग सिर्फ शीप एंड डैफोडिल सुंदर चीजें नहीं है, बट शीप कहते हुए वो पूरे एनिमल किंगडम को इंक्लूड करते हैं, एंड डैफोडिल्स कहते हुए वो सारे जितने भी पेड़ पौधे फूल होते हैं उनको इंक्लूड कर रहे हैं। कहते हैं कि वो सुंदर चीजें, दे आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। ऑथर का कहना है कि ये जो फ्लोरा एंड फौना, दैट इज द एनिमल्स एंड द प्लांट्स जो होते हैं, वो इस दुनिया को ग्रीन बनाते हैं, ज़्यादा दे मेक इट हैबिटेबल, ज़्यादा ग्रीन बनता है, ज़्यादा सुंदर बनता है हमारी हमारी दुनिया इन सब चीज़ों से। आगे बोलते हैं पोएट, एंड क्लियर रिल्स, रिल का मतलब होता है एक छोटी सी रिवर या अ छोटी सी स्ट्रीम, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक। मतलब पोएट कह रहे हैं कि जो ये नदी का पानी होता है वो खुद ही में एक कूलिंग कोवर्ट है। कोवर्ट इज समथिंग दैट इज हिडन और दैट इज सीक्रेट। तो ऑथर का कहना है कि ये जो ठंडा पानी बहता है नदियों में से, ये सीक्रेटली एक कूलिंग मशीन है जो हमारे लिए बनाई गई है समर सीजन के लिए, against the hot season। against is again old English for the word against, ऐसे लिखा जाता था पहले, against the hot season। hot season मतलब ऑब्वियसली हम गर्मी की बात कर रहे हैं, समर सीजन की बात कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं जो ठंडा पानी इन रिवर्स, नदियों में से बहता है, वो एक्चुअली सीक्रेटली इंसान के लिए बनाया गया है एज अ कूलिंग कोवर्ट, हमें बचाने के लिए गर्मी से। पोएट आगे कहते हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है इट्स अ टाइप ऑफ अ ग्रास, या कोई तो एक एक टाइप की घास होती है जो ट्रॉपिकल कंट्रीज मतलब गर्म देशों में उगती है। ब्रेक इज प्रोबेबली अ न्यू वर्ड दैट वी आर लर्निंग, हमने कभी इसका ऐसा मीनिंग पहले सुना नहीं होगा। पोएट कहते हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मतलब जो फॉरेस्ट में जो ये घास उगती है, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, मतलब इन इस घास के बीच में कई सारे रोजेस उगते हैं। ब्लूम्स मतलब जो खिला हुआ रोज होता है, मतलब बड़े वाले खिले हुए रोजेस उगते हैं। फेयर मस्क, मस्क मतलब सेंट, सुगंध। तो ऐसे खुशबूदार फूल रोजेस उगते हैं मिड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बीच में जो घास उगती है उसके बीच। स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है स्कैटर्ड, या जो चीज ऐसी फैली हुई हो,
पूरा मतलब सेंटेंस का यही होगा कि जो फॉरेस्ट के बीच में घास उगती है जिसमें कई सारे ऐसे रोजेस स्प्रिंकल्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं, जिनकी बहुत अच्छी सुगंध होती है, ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। Moving on to line number 20 and 21. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि पोएट ने सिर्फ जो लिविंग वर्ल्ड है या जो सिर्फ लिविंग इंसान, फूल, पेड़, पौधे, जानवर है, उन्हीं को ब्यूटीफुल नहीं कहा है. The poet also makes a reference to the people who have already lived their life and are now dead. तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके लिए हमने बहुत सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं या जिनके हमने स्टैचू खड़े किए हैं. एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स. ग्रैंड्योर का मतलब होता है ग्लोरी, द स्प्लेंडर. बेसिकली इट्स अ ग्रैंड्योर कम्स फ्रॉम द वर्ड ग्रैंड, जिसका मतलब होता है जो शान होती है जो चीजों की. ऑफ द डूम्स. डूम्स का मतलब होता है द डिफीट्स, मतलब जो हार होती है इंसानों की. वो हार से भी हमने जो जो ग्लोरी है उन हारों की, उसके लिए भी हमने ऐसे कई सारे मॉन्यूमेंट्स, रोड्स, पोएम्स, स्टोरीज हमने इमेजिन की है, हमने बनाई है फॉर द माइटी डेड. माइटी डेड मतलब वो ब्रेव लोग, मे बी सोल्जर्स कह लो, जो एक अच्छे कॉज के लिए मरे हो, उन्हें हम माइटी डेड कहते हैं. जो ब्रेव लोग मरे हो, उनके लिए भी जो हमने इतनी सारी ब्यूटीफुल चीजें बनाई हैं, दोज आर ऑल्सो थिंग्स ऑफ ब्यूटी अकॉर्डिंग टू द पोएट. Moving on to the last three lines. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink, pouring onto us from the heaven's brink. Lastly, the poem talks about things that the first line of the poem was that a thing of beauty is a joy forever. तो वो joy forever कैसे रहती है, उसकी सुंदरता कम क्यों नहीं होती, इस लाइन से हम कनेक्ट कर सकते हैं. ऑल लवली टेल्स. टेल्स मतलब कहानियाँ, स्टोरीज, जो हमने सुनी हो या पढ़ी हो. बेसिकली अ थिंग ऑफ ब्यूटी स्टेज अ जॉय फॉर एवर, क्योंकि हम उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं. जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये कहानियाँ पास डाउन होती है. इसलिए आज जो एक थिंग ऑफ ब्यूटी है वो कल आने वाली जनरेशन पीढ़ियों के लिए भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी रहेगी, क्योंकि हम उनकी सुंदर कहानियां सुनते हैं. एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. पोएट ब्यूटी को, सुंदरता को एक एंडलेस फाउंटेन मतलब वो झरना जो कभी रुके ही ना ऐसा कहता है. ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब होता है अमृत. यहाँ पे मेटाफोरिकली ही यूज किया गया है, एक्चुअल कोई ड्रिंक नहीं है. पोएट कहते हैं कि सुंदरता जो है इस दुनिया की वो ऐसी है जैसे कोई ड्रिंक हो किसी ऐसे झरने का जो कभी रुके ही ना. और ये झरने का पानी, ये जो ड्रिंक है, अमृत है, ये हम पे बह रहा है फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक. हेवन मतलब स्वर्ग, एंड ब्रिंक मतलब द एज ऑफ हेवन. ब्रिंक का मतलब है स्वर्ग के किनारे से. तो ऐसा एक पिक्चर इमेजरी द पोएट इज यूजिंग कि जहाँ पे स्वर्ग खत्म होता है वहां से वो अमृत नीचे बह रहा है, और वो ऐसे झरने में बह रहा है जो कभी रुके ही ना. और ये हमारे लिए अमृत है, ऐसी चीज है भगवान ने बनाई हुई सुंदरता. पोएट लास्ट टू लाइन से जब वो इमॉर्टल, हेवन ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू इंडिकेट दैट नेचर, जितना भी नेचुरल ब्यूटी है इस दुनिया में, वो भगवान का एक गिफ्ट है फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. दैट इज व्हाट द पोएम इज ट्राइंग टू कन्वे इन द लास्ट टू लाइन्स. अब हम लोग क्विकली जो डिफिकल्ट वर्ड्स है इस पोएम में उनकी इंग्लिश और हिंदी मीनिंग्स देख लेते हैं ताकि पोएम कंप्लीटली क्लियर हो जाए. सो लाइन नंबर 1 में द वर्ड जॉय इज यूज्ड विच मीन्स हैप्पीनेस और ग्ली, हिंदी में मतलब खुशी. देन लाइन नंबर 2 में द वर्ड लवलीनेस इज यूज्ड, हम ऑलरेडी देख चुके हैं. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस मतलब जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, वो हमेशा बढ़ती है. देन लाइन नंबर 3 में द वर्ड नथिंगनेस इज यूज्ड, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है वॉइड या एम्प्टीनेस, हिंदी में मतलब शून्यता या खाली होना. मतलब जो भी सुंदरता है इस दुनिया की वो कभी शून्य, जीरो नहीं हो जाएगी या खाली नहीं हो जाएगी. फिर नेक्स्ट लाइन नंबर 4 में द वर्ड बावर इज यूज्ड, जिसका मतलब होता है शेड, हिंदी में मतलब छाया.
Then in the fifth line itself, the words quiet breathing are used, which the poet has used as a metaphor for relaxation. क्योंकि हम जब relaxed होते हैं तब हम शांति से सांस लेते हैं. तो जब हम विश्राम कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, relaxed होते हैं, तब हम quiet breathing करते हैं. Then the word morrow is old English for tomorrow, मतलब कल. रीदिंग का मतलब होता है माला या हार बनाना. ऑल्सो रीथ का मतलब होता है कवर, शील्ड और अ लेयर. फ्लावरी बैंड का मतलब होता है अ स्ट्रिंग ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, या प्यारी चीजों का कोई पट्टा बनाना. तो पोयम में लिखा गया है कि इंसान हर रोज ये ब्यूटीफुल चीजों से एक लगाव बनाता है, इनसे एक बॉन्ड बनाता है, और इसकी वजह से हम हमारे अर्थ से जुड़ जाते हैं. The word bind, which has been used in line number 7, means to connect or stick, मतलब चिपक जाना या बंध जाना किसी चीज से. Then the word spite, as we have seen, is the old English word for in spite, मतलब किसी चीज के बावजूद. डिस्पोंडेंस का मतलब होता है डिप्रेशन, हेट, ग्रीड, एंगर, कई सारे मीनिंग्स होते हैं. हिंदी में मायूसी, गुस्सा, जलन. इनह्यूमन का मतलब होता है क्रूअल, हार्श और ब्रूटल. दिस हैज बीन यूज्ड इन लाइन नंबर 8. हिंदी में मतलब क्रूर, निर्दयी जो हो उसे इनह्यूमन कहते हैं. डर्थ का मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग या शॉर्टेज, किसी चीज की कमी या अकाल आ जाना. द वर्ड डर्थ हैज बीन यूज्ड इन लाइन नंबर 8 अगेन. उसके बाद द वर्ड नोबल, मतलब सज्जन, जो महान हो, कुलवान हो, राइचियस, ऑनेस्ट हो, उसे नोबल कहते हैं. ग्लूमी का मतलब होता है उदास. ओवर डार्कन्ड, अगेन ओवर इज ओल्ड इंग्लिश फॉर द वर्ड ओवर. ओवर डार्कन्ड का मतलब होता है अनहेल्दी, टॉक्सिक, या इंसानों की जो खराब आदतें होती है. Pall, which has been used in line number 12, the last word, means a cloud covering, नकाब या कोई पर्दा बना देना. डार्क स्पिरिट्स, अगेन जो पोएट है वो मेटाफर की तरह डार्क स्पिरिट्स को यूज करते हुए उन चीज़ों की तरफ एक्शन या उन चीज़ों की तरफ रेफर कर रहे हैं जो होती है इंसानों की इनसिक्योरिटीज, हमारे फेयर्स, हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, इंसानों के भीतर छुपी जो उदासी या डर होता है, उसे हमारे डार्क स्पिरिट्स कहा जाता है. स्प्राउटिंग का मतलब होता है उगना. शेडी अगेन मीन्स जो चीज हमें छाया देती हो. बून का मतलब होता है वरदान. डैफोडिल का तो हमने पिक्चर भी देखा है, एक पीले रंग का खूबसूरत फूल होता है डैफोडिल. रिल्स का मतलब होता है कोई धारा या छोटी सी नदी. कोवर्ट मतलब गुप्त. गेंस्ट मतलब ओल्ड इंग्लिश फॉर अगेंस्ट, किसी चीज के खिलाफ. हॉट सीजन से पोएट यहाँ पे गर्मी के मौसम की तरफ इशारा कर रहे हैं. ब्रेक एक प्रकार की घास होती है जो गर्म मौसमों में उगती है. स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है फैला हुआ. फेयर मस्क रोज ब्लूम्स हम देख ही चुके, एक प्रकार का गुलाब जिसकी सुंदर खुशबू हो. ग्रैंड्योर मतलब शान या शोभा किसी चीज की. डूम मतलब कयामत या हार. माइटी डेड का मतलब वो वीर बहादुर सिपाही जो किसी अच्छे कार्य के लिए शहीद हुए हो. टेल्स मतलब कहानियाँ. एंडलेस फाउंटेन मतलब वो झरना जो कभी खत्म ना हो. इमॉर्टल ड्रिंक मतलब ऐसी कोई चीज जो मरे ना या खत्म ना हो. पोरिंग का मतलब होता है बहते हुए, बहती हुई. एंड हेवेंस ब्रिंक का मतलब होता है स्वर्ग के किनारे से. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो मेरा नंबर एंड ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया है. फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी डाउट्स. अगर आपको कमेंट्स में अपने डाउट्स लिखने हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि जो आंसर मिलेगा वो फिर सब व्यूअर्स देख पाएंगे. इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो. एंड आई विल कंटिन्यू मेकिंग मोर कंटेंट फॉर द CBSE बोर्ड एंड द स्टेट बोर्ड एज वेल. थैंक यू.